माई सेल्फ डॉक्टर राधा सोजा, एडी सर फ्रॉम गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोरखपुर। ठंडी आ चुकी है, ठंडी जी एकदम मिड पे है, पीक पे है। इसका मतलब खतरे की घंटी। क्यों? नीट अभ्यर्थियों के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है। क्यों है? क्योंकि अब 4 महीने बचे, 4 महीने, 120 दिन, 10 5 दिन से कर लो। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? नहीं सही चल रही है। जो पिछले साल था वही अब भी है। अब क्या करना है? ना कंसिस्टेंसी है, ना टेस्ट बढ़िया से दे रहे हैं, फिर वही पिछला वाला हरकत है तो रिजल्ट भी पिछला वाला रहेगा। कुछ लोग क्विट कर दिए होंगे कि अब अगले साल से होगा। बताइए कैसे काम चलेगा? अगर आप सब कुछ वही कर रहे हैं जो पिछले साल किए थे तो फिर रिजल्ट भी वही आएगा ना। और अगर पिछले साल यही किए थे, इस साल भी यही कर रहे हो, अगले साल भी वही करोगे, क्या गारंटी अगले साल तुम कुछ अच्छा कर दोगे? तो जो समय मिला उसे भुनाइए। अभी भी समय है, 4 महीने बाबू। 4 महीने में जानते हो नए नए देश बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पिछला 6 7 महीना तुमने बस ऐसे ही काट दिया घूम करके, कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो अभी भी बहुत समय है। दो ही चीज, कंसिस्टेंसी, दूसरा भी कंसिस्टेंसी, चाहे टेस्ट में हो चाहे क्लास में हो। आप खुद घर पे बैठ गए, अगर एक आध दो लोग घर पे बैठे होंगे, देख रहे होंगे कितना वो पढ़ ले रहे होंगे, टेस्ट में कितना उनका चेंज हो जा रहा है। कुछ नहीं बाबू, यहाँ जो आ रहे हैं ना ठंडियाँ पढ़ने, वही दिखेंगे पोस्टर में भी, देख लेना 4 महीना बाद। ठीक है, तो चलिए आज एक चैप्टर लेके आए रेस्पिरेशन प्लांट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इसमें एनर्जी कैलकुलेशन वगैरह में। तो वीडियो तो 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटे का होगा, लेकिन ये मैंने पूरा लिखा है तो 5 6 घंटे तो लिखने में लग गए हैं। 2 घंटे वीडियो बनाने में, 8 घंटे समझ लो। अगर मैं लिख लिख के पढ़ाता 7 8 घंटे का वीडियो हो जाता, तो इसे 2 घंटे या 1.5 घंटे में मिलेगा आपको, एकदम मस्त, एकदम मतलब जैसे क्लास में पढ़ा है। पूरा नोट्स है, एनसीईआरटी है, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है ना। माई सेल्फ एडी सर, और ठंडी आ चुकी है और फिर मैं आपके सेवा में उपलब्ध हो चुका हूँ। जो वीडियो मांगेंगे, जिस टॉपिक का मांगेंगे, जिस क्वेश्चन का मांगेंगे, सब मिलेगा आप। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखिए बाबू, रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, चाहे कोई भी प्रोकैरियोट्स हो, ठीक है, ये सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए फूड चाहिए, और फूड के लिए क्या चाहिए? हाथ पैर चाहिए, कोशिशें चाहिए, है कि नहीं? हमने पढ़ा था एक चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें देखा था कि हम लोकोमोशन और मूवमेंट क्यों करते हैं? फूड की तलाश के लिए, सबसे पहले इन सर्च ऑफ फूड। अगर सब कुछ फूड मिल गया तो शेल्टर, दोनों मिल गया तो मेटिंग, तीनों सही है तो अब भागने के लिए किससे? प्रीडेटर से। पढ़ा था ये सब एडवर्स वेदर से। तो उसी तरह से देखिए, हम अगर अपनी बात करें तो जब हम खाना खाते हैं, वो खाना कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। वो छोटे छोटे टुकड़े जा करके हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं, ब्लड में जा करके वो क्या करेंगे? टिश्यू के पास जाएंगे। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट करता है उसको, टिश्यू के पास लेके जाएगा। टिश्यू मतलब सेल की गुच्छे। सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, फूड नहीं चाहिए उसको। अब उसके सामने समस्या है, आपको भाई 10 रुपए की पानी पूरी खानी है, आपके सामने चेक है 1 लाख का, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। तो उस जो फूड है उसमें से एनर्जी के निकालने वाले जो प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस की फूड से एनर्जी निकल रही है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? फूड से एनर्जी निकलना, फूड को ऑक्सीडाइज करा, ऑक्सीडेशन। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो जो फूड है उसको तोड़ करके एकदम उसको मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और आप बताओ किसको रेस्पिरेशन नहीं चाहिए, किसको फूड से एनर्जी नहीं चाहिए? सबको चाहिए, तो सब में होता है। हम इस चैप्टर में बेसिकली फोकस कर रहे हैं प्लांट्स, लेकिन पढ़ेंगे सारा ही, देख लीजिएगा। तो देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एडिसिस। ओके, एनर्जी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कह रहा एनर्जी चाहिए अगर बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करनी है तो एनर्जी चाहिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तो चाहिए।
फूड इज नेसेसरी फॉर दिस, और उस एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फूड टू गेट एनर्जी, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। फूड को ऑक्सीडाइज करना, फूड में से एनर्जी निकालना ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ध्यान दें, लिखा है फूड, फूड को हमने डाइजेस्ट किया, ब्लड में गया, वहां जाके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन मिला, उसके बाद सेल्स में जाए ऑक्सीडेशन किया, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकली और साथ में एक बाई प्रोडक्ट CO2 निकला। एनर्जी जो है वो लॉस हो गई, मैक्सिमम हीट, और कुछ जो है स्टोर कर लिया ATP के फॉर्म में। तो जो एनर्जी निकलती है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, कुछ एनर्जी हम स्टोर कर लेते हैं आगे के यूज में। ठीक है, ATP के फॉर्म में। इन प्लांट्स, एनसीईआरटी ने बस प्लांट और साइनोबैक्टीरिया लिखा है, इसको मैंने पूरा करेक्ट कर दिया है। इन प्लांट्स साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, डाइएटम्स यानी क्राइसोफाइट्स, ये लोग क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत दिया, ओनली लिख दिया था। तो यहाँ पे इतने लोग हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स इन कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड के फॉर्म में जो स्टोर होता है, उसी को हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं ATP के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इन प्लांट्स, देखो प्लांट में जितने भी ग्रीन पार्ट हैं, प्लांट में देखो जितने ग्रीन पार्ट होंगे उसमें से कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, लेकिन प्लांट में तो नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, और जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है उसको भी तो खाना चाहिए। तो ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, और ये फूड का ट्रांसलोकेशन होता है कहाँ पे? नॉन ग्रीन प्लांट में, यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट में वो चला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नो, अब यहाँ पे लिखा है इन प्लांट ओनली अ फ्यू सुपरफिशियल सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसाइज, कह रहा है कि प्लांट में भी सारे ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो सुपरफिशियल ऊपर की तरफ लोकेटेड होते हैं, सन के मतलब सनलाइट आराम से मिल जाए, एयर आराम से, CO2 आराम से मिल जाए, तो सुपरफिशियली जो अरेंज होते हैं उन्हीं को बस मिलता है क्या? वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लिखा है फोटोसिंथेसिस एनिमल में नहीं होता है। तो एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट पे, ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट पे, डायरेक्टली प्लांट को खा जाते हैं, इनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोर को खा लेते हैं, यानी कि वो प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है। रेस्पिरेशन, एनसीईआरटी की लाइंस चल रही है। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। प्रोकैरियोट्स में कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। प्रोकैरियोट्स में कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। और बाबू यूकैरियोट में कहां होगा? साइटोप्लाज्म में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में। एक चीज यूनिवर्सल हो गया, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, साइटोप्लाज्म में ही फूड का जो रेस्पिरेशन है वो शुरुआत साइटोप्लाज्म से ही होती है। अभी देखेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। प्लांट की बात करें स्पेशली तो रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, बनता कहां है फूड? क्लोरोप्लास्ट में। और ऑक्सीडाइज कहां होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब चीजें एनसीईआरटी की पहले ही पेज में सब दिया हुआ है। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन, ध्यान दें। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद इन द सेल्स। ब्रेक डाउन ऑफ फूड क्या? विद इन द सेल्स। सेल्स के अंदर फूड का ब्रेकडाउन जो होता है, सेल के अंदर क्या? फूड का ब्रेकडाउन, इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालने वाले हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट ही फेवरेट होता है, ये मोस्टली यूज होता है। ठीक है। ऑल द एनर्जी रिलीज्ड नॉट इन सिंगल स्टेप बट इन अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप सो दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन में, रेस्पिरेशन में जो फूड को हम ब्रेक करते हैं, एक ही स्टेप में नहीं ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में, कई सारे मेनी स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम एक ही स्टेप में ब्रेक कर देंगे तो सारी एनर्जी फटाक से निकल जाएगी और हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे तोड़ेंगे तो धीरे तोड़े, थोड़ा सा एनर्जी निकालिए, तोड़े एनर्जी निकालिए, तो इसीलिए हम इसको मेटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लूकोज को अभी तोड़ेंगे पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड तोड़ेंगे एसिटाइल कोएंजाइम और CO2 में, एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल के CO2 एकदम एस्टोम टूट जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरा चलेगा अभी आगे चल के। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है,
और सब जो दूसरे पेज पे लास्ट में दिया है, सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन बच्चों को होती है। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ क्या, सेल। कह रहा है जो कार्बन स्केलेटन, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम, ये सब जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा ऑक्सीडेशन ही हो, इनसे आगे चल के कुछ नए मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, कुछ भी अमीनो एसिड कुछ भी बना सकते हैं, जो भी हमें जरूरत होगा। तो कार्बन स्केलेटन इन्हीं पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम इन्हीं को कहा है। ठीक, देखो लिखा है ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड फिर जाके ये सब चीजें बना सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रेस्पिरेशन उनका हो जाए। ठीक, अब बात आती है प्लांट में ब्रीदिंग की, कैसे हम, जैसे ब्रीदिंग कैसे होती है प्लांट में। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, ट्रैकिया है, एल्विलाई है, ऐसे उनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। उनके पास होते हैं, उनके पास कुछ होल्स होते हैं, जैसे ग्रीन पार्ट हुआ तो उसमें स्टोमेटा होगा, और अगर नॉन ग्रीन पार्ट है, वुडी पार्ट है, तो लेंटिसेल्स होंगे। लेकिन उन्हें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन एकदम नहीं कहेंगे, कि उनका और भी फंक्शन है, इसीलिए हम उसको एकदम डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं कहते। अब देखो, क्वेश्चन पूछा है कोई एनसीईआरटी में, क्या वो सांस लेते हैं? तो देखो इसका आंसर बहुत डायरेक्ट नहीं है। यस, दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हाँ उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए, बट दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन उनके पास कोई एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एकदम इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ उन्हें जरूरत है, लेकिन उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं। ओके, बट गैसियस एक्सचेंज अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेकिन गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा की हेल्प से और लेंटिसेल्स की हेल्प से। अगर ग्रीन पार्ट है तो स्टोमेटा होगा, अगर वुडी पार्ट है तो लेंटिसेल्स होंगे। हाउ प्लांट ब्रीद विथ और विदाउट, यहाँ पे विदाउट होगा, विदाउट ऑर्गन, कैसे प्लांट ब्रीद करता है बिना ऑर्गन के, या फिर व्हाई दे डू नॉट नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यों उनको नीड नहीं, नेचर ने क्यों उनको नहीं दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके 3-4 आंसर देख लेते हैं। पहला है ईच पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। तो पहली बात यह है कि जितने भी पार्ट होते हैं बाबू प्लांट में, सब अपना अपना ख्याल रख सकते हैं, यानी पूरी बॉडी से वो लोग हवा को ले सकते हैं। हमारे में ऐसा नहीं, हम सिर्फ नाक से ही ले सकते हैं हवा को। पहला ही हो गया, इसलिए उनको जरूरत नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट लार्ज इवन इन बल्की ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मान लो ये ट्री है, ध्यान से देखना, इस बात को समझो। इसमें जब ये पार्ट सारे पार्ट ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लिया तो इसको बहुत दूर तक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बगल में भेजेगा जहां तक नहीं ऑक्सीजन आया है। तो वही कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है गैस का, वो बहुत दूर दूर तक नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा पेड़ हो। नो लार्ज डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, और प्लांट में हम लोग जैसे बहुत ज्यादा गैसियस बार बार भकर भकर सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है बाबू। कब पड़ती है थोड़ा बहुत, जब फोटोसिंथेसिस होता है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है उस वक्त जो है बाबू टेक केयर कौन करता है इस चीज का, लीव्स, इसीलिए बनाए गए हैं। लीव्स का एकदम मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, गैसियस का एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 लेना, O2 देना, समझ रहे हैं। तो ये सब रीजन है जिनकी वजह से इनको दिया नहीं गया, क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम नहीं दिया गया। ठीक है, कुछ बातें ध्यान दें। अगर हम बात करें तो जो पेड़ होता है, पेड़ का मानो तना है, पेड़ के तने के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बार्क कहते हैं, जिसे छाल कहते हैं। इसके नीचे जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं ये बाबू है लिविंग सेल्स। क्या है ये सब? ये सब है लिविंग सेल्स। और इसके अंदर खूब ज्यादा भरे होते हैं क्या, ये डेड सेल। डेड सेल का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ताकि पेड़ ऐसे खड़ा रहे। और लिविंग सेल्स जो होते हैं यही सब बाबू अपना और बाकी सब मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं। नोट करके एक बात लिख लेना कि जो यहाँ पे प्लांट में बहुत ज्यादा पैरेन्काइमा के लूज पैकिंग सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 तरह के सिंपल टिश्यू होते हैं, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो। पूछे क्वेश्चन, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो चाहे लीफ हो, क्यों पैरेन्काइमा की लूज पैकिंग होती है, बीच में जगह क्यों होते हैं? अरे ताकि गैसेस को वहां स्टोर कर सके और समय आने पे एक्सचेंज कर सके, तो इसीलिए लूज पैकिंग होती है। आप आराम से ये बात सामने रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, wait a minute.
ऑल इमेज पिक्चर्स, तो ये हो गया, ये हो गया, this one completed, this one completed, this one completed, breathing in plant completed. Now combustion versus respiration. combustion versus क्या, respiration. ठीक है, देख लेते हैं combustion versus respiration. ध्यान दें, combustion और respiration में अंतर क्या है। हमने कोई पेपर लिया, कुछ भी फूड लिया, कुछ भी लिया, जला दिया, और जब उसको जला दिया बाबू, ध्यान दे, जब उसको जला दिया, जब उसको जला दिया बाबू हमने, तो अचानक से सारा एनर्जी निकल गई, हम स्टोर नहीं कर पाए, एक ही बार में, एक ही स्टेप में पूरा ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब पूरा खत्म हो गया, इसको बोलते हैं कंबशन। ठीक है, कंप्लीट रिलीज ऑफ एनर्जी इन सिंगल स्टेप, ऑल्सो बर्निंग इसे कहते हैं, नो एनर्जी स्टोर, हम स्टोर नहीं कर पाएंगे ज्यादा एनर्जी। रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन इन मेनी स्मॉल स्टेप्स, मैक्सिमम एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू दैट। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है किसमें, ऑक्सीडेशन में, रेस्पिरेशन में और कंबशन में। जब मैं ऑक्सीडेशन कहूं तो आप रेस्पिरेशन समझ लो, रेस्पिरेशन कहूं तो ऑक्सीजन समझ लो। ठीक है, अब देखिए दो तरह के एनारोब्स, जैसे कि जो रेस्पिरेशन हो वो ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन के बिना हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनर्जी नहीं ज्यादा रिलीज होती है, बहुत कम रिलीज होती है। अगर ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो एरोबिक कहते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दो तरह के एनारोब्स होते हैं, मींस जैसे अगर एक नॉनवेज वाला व्यक्ति है तो अगर उसे वेज नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, और नॉनवेज नहीं भी मिलेगा चलेगा, दोनों मिलेगा चलेगा। ऐसे एनारोब्स को बोलते हैं फैकल्टेटिव बोलते हैं बाबू, जो ऑक्सीजन रहे तो भी काम चला लेगा, नहीं रहे तो भी काम चला लेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे कोई सेल, ऐसा कोई भी जो ऑक्सीजन के साथ भी रह सकता है, ऑक्सीजन के बाद भी रह सकता है, उसके बिना भी रह सकता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस। ओके, ऑब्लिगेट का मतलब होता है एकदम डिपेंडेंट बाबू, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या सेल जो ऑक्सीजन रहने पे मर जाएगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, अगर ऑक्सीजन में मर जाएगा टॉक्सिसिटी आ जाएगी उसके बॉडी में, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। जैसे एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। ठीक है, नो ऑक्सीजन, नो एरोबिक रेस्पिरेशन इन दीज ऑर्गेनिज्म, ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ऐसा बाबू जो बिना ऑक्सीजन के रह रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए ग्लाइकोलाइसिस बना है। क्या बना है, सिर्फ, मतलब ग्लाइकोलाइसिस सबके लिए बना है, लेकिन इनके लिए सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही मसीहा है जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक देखिए, प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, यूकैरियोट में कैसे होता है। तो ध्यान से एक चीज में, छोटी छोटी चीजों को एकदम, जो डाउट्स बनता है आपका, ठीक है, जो डाउट्स बनता है वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका आज। ठीक, जिनको आता है वो भी 2 के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी को कुछ नहीं आता है, यहाँ पे बैठे हो तो कुछ नहीं आता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में होता है ग्लाइकोलिसिस और साथ में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ग्लाइकोलिसिस होगा वो तो सब में होगा, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, ग्लाइकोलिसिस सब में होगा। और कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोलिसिस हो गया, उसके बाद उसमें हो सकता है एक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में टूटता है, और जो पायरुविक एसिड है फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। डिपेंड करेगा एंजाइम कौन सा है, डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, अभी देखेंगे। तो ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें यूकैरियोट, तो ग्लाइकोलिसिस तो होगा, साथ में एरोबिक होगा, एनारोबिक भी हो सकता है फर्मेंटेशन, लेकिन जनरल कंडीशन में नहीं। अब देखो, समटाइम्स फर्मेंटेशन, ठीक है, एग्जांपल ईस्ट एंड मसल सेल, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और क्या, ईटीएस पढ़ेंगे, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान दें आप लोग एकदम चीजें। ये लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में होगा, क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में होगा, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्या, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, अब आता है ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलाइसिस नाइटमेयर फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, पता नहीं क्यों। एकदम ध्यान से देखें, एक स्लाइड में पूरा क्लियर, एकदम क्लियर बाबू, क्लियर। ध्यान दीजिए ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कुछ बातें। ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। क्या नाम बाबू? ईएमपी पाथवे। ई फॉर एम्बेडेन, एम फॉर मेरहॉफ एंड पी फॉर परनास। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसको डिस्क्राइब किया था, ईएमपी पाथवे। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। क्या इसे एनारोबिक कहेंगे? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हो ना हो इसको मतलब ही नहीं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी बनता है वो भी बाबू उसका शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस से ही होती है। तो हम इसे नॉर्मली कह देंगे ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल साइकिल है। यूनिवर्सल एक पाथवे है, सब में होता है, साइकिल नहीं, पाथवे सब में होता है। चाहे यूकैरियोट हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे एनारोबिक हो, चाहे एरोबिक हो, कोई भी हो, सब में ये होता ही होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होगा बिना ऑक्सीजन के इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सो कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोसेस। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन होगा, सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, इसलिए यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो सुक्रोज होता है, जो बेसिकली सुक्रोज होता है, वो इन्वर्टेज एंजाइम के सानिध्य में, याद रखेंगे सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम से मिल करके 2 मोनोसैकेराइड में टूट जाता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। आपको पता होगा दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ऐसा कुछ आपने ध्यान दिया होगा। तो वो जो ग्लूकोज है वो इंटर कर जाता है इस पाथवे में। एकदम ध्यान से साथ में एकदम बने रहिएगा, एकदम मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आया ग्लूकोज। कौन आया बाबू? कौन कोज? ग्लूकोज। ध्यान से, ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम बाबू? हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी एटीपी टूटा होगा और एटीपी टूटा, ट्राइफॉस्फेट टूटा डाइफॉस्फेट में, और जो एक्स्ट्रा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला वही आकर के ग्लूकोज में जुड़ गया। यानी कि देखो ग्लूकोज पहले ऐसे था सुंदर सा, अब गंदा हो गया है। इसके छठे वाले पोजीशन पे कौन आके जुड़ गया है? फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बना जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बस यहाँ पे एंजाइम याद रखना, पहले स्टेप में एंजाइम था हेक्सोकाइनेज, दूसरे वाले में एंजाइम है आइसोमरेज। क्या एग्जाम नाम है? आइसोमरेज नाम है। ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे यानी कि एक एटीपी खर्च हो चुकी है पहले स्टेप में, अब फिर एक एटीपी खर्च होगी, एटीपी टूटेगी, एडीपी बनेगा, पीआई बनेगा, ये पीआई आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो फिर से मिलेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी ये फ्रक्टोज पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गया है, एक पहले पोजीशन पे और एक बाबू छठे पोजीशन पे, तो नाम पड़ गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ गए? तो सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। तो पहले स्टेप में एक फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब कि एक एडिशन ऑफ, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ था, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ, और एक थर्ड वाले स्टेप में एटीपी, 2 एटीपी खर्च हो चुकी है। अब ध्यान दें, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये देखो ये भी 6 कार्बन का था, ये भी 6 कार्बन का था, ये भी 6 कार्बन का था, ये भी 6 कार्बन का है, और बाबू अब ये 2 पार्ट में टूटेगा, 3 कार्बन का, ये ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं, 3 कार्बन का फॉस्फेट वाला कंपाउंड ट्रायोज फॉस्फेट। और ट्रायोज फॉस्फेट 2 तरह के बने, एक बना पागल, बिल्कुल आपकी तरह, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं पागल, या तो दूसरा नाम है इसका, दूसरी तरह से कह सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पागल बना। और एक बना डाइहैप। क्या बना बाबू? डाइहैप बोले तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए पागल से कौन बना? 1,3-BPGA। पागल से कौन बना? 1,3-BPGA, यानी कि 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। बाबू ध्यान से समझेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। एकदम ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरल्डिहाइड।
यहां पे 2 इंटू क्यों किया? क्योंकि बाबू डाई हैप इसमें भाग नहीं ले सकता, तो डाई हैप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पागल में। डाई हैप किसमें कन्वर्ट हो गया? पागल में। कहा देखो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह भैंस बना लूंगा तभी जा पाऊंगा, तो इसीलिए हम अब 2 पागल लिखते हैं। तो जितने इसके बाद कंपाउंड बनेंगे हम कहते हैं 2-2 कंपाउंड, सब में 2-2 कंपाउंड, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तब जाके इसको एंट्री मिलेगी। तो पागल से बना 1,3-BPGA। यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है, ये जो 6th स्टेप है बाबू, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पे बाबू एक NADH बना था, तो 2 पागल से 2 NADH बन गए। कितने NADH बन गए? 2 NADH यहाँ पे बन गए। 2 पहला कुछ स्टेप है जहां कुछ मिलना शुरू हुआ। NADH के बारे में, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन, NADH, हाँ डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, NADH, हमें NADP का याद आ रहा था। तो NADH जो है बाबू, ये आपका, आप जिसको नहीं पता वो जान ले, NADH के पास, एक NADH के पास 3 ATP रखी होती है, लेकिन इस ATP को निकालने के लिए इसको ETS नाम के एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। एकदम ध्यान से समझ लो अभी कि NADH एक चेक है, उसमें खूब 3 रुपया, उसमें 3 लाख रुपया छुपा हुआ है। एक NADH को जब बैंक में भजाएंगे तो 3 लाख रुपया मिलेगा, यानी कि एक NADH को जब ETS से गुजारेंगे तो 3 ATP मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे यही समझिए बस, 2 NADH बन गया, एक 1,3-BPGA कन्वर्ट हुआ 3PGA में, 3PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3PGA से बना क्या? 2PGA। बाबू यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट था, यहाँ पे 2nd पोजीशन में फॉस्फेट है। 2PGA से बना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ध्यान से, जब 1,3-BPGA से PGA बना था, एक फॉस्फोरस गायब हुआ, यानी कि एक ATP बना। तो 2 मॉलिक्यूल से कितना ATP बना? 2 ATP, यानी 7th स्टेप में 2 ATP बन गया। 3PGA से 2PGA, 2PGA से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ पे 2 पानी बनता है, 2 H2O बनता है, और लास्ट स्टेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, इसमें 2 ATP बनता है। बस ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट 2 पार्ट में टूट गया, दोनों को ट्राइओज फॉस्फेट कहते हैं, दोनों 3-3 कार्बन के होंगे, एक का नाम होगा पागल, दूसरा का नाम होगा डाइहैप, डाइहैप कन्वर्ट हो जाता है पागल में, इसीलिए कितने हो गए? 2 पागल, एक मैं एक और तुम, तो 2 पागल हो गए। अब जितने भी कंपाउंड बनेंगे सब 2-2 बनेंगे, जितने भी ATP NADH बनेंगे सब 2-2 बनेंगे। तो सबसे पहले पागल कन्वर्ट होता है 1,3-BPGA में, 1,3-BPGA जब वो बनता है, 2 NADH बन जाता है NAD+ से। उसके बाद बाबू देखेंगे 1,3-BPGA कन्वर्ट होता है 3PGA में, 3PGA जब 1,3-BPGA 3PGA में कन्वर्ट हुआ, 7वां स्टेप है ये, और यहाँ पे 2 ATP बन जाती है, क्योंकि एक 3-BPGA था, यानी BPGA से PGA हो गया, 20 फास्फोरस से एक फास्फोरस हो गया, एक फास्फोरस निकला है तो ATP बनाएगा, एक फास्फोरस जुड़ जाता था तो ATP खर्च होती थी। याद रखेंगे स्टेप को इस तरह से। इसके बाद 3PGA कन्वर्ट होता है 2PGA में, 2PGA कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। जब 2PGA फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो बाबू 2 H2O बनता है, और लास्ट में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP बन जाती है। ये था पूरा ग्लाइकोलिसिस। बहुत सारे एंजाइम्स हैं इसमें, लेकिन हमको एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ही याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज, सेकंड स्टेप में आइसोमरेज। अब देखिए जरा सा इधर, एनर्जी खर्च कितनी हुई? 2 ATP, एक ATP फर्स्ट स्टेप में और एक ATP सेकेंड स्टेप में, तो कुल ATP कितनी खर्च हुई? 2 ATP। एनर्जी प्रोड्यूस कब हुई? देखो ध्यान से, 4 ATP प्रोड्यूस हुई, 2 ATP प्रोड्यूस हुई 7th स्टेप में और 2 ATP प्रोड्यूस हुई 10th स्टेप में। ठीक है, ध्यान समझेंगे। नेट कितना बना? 4 बना था, 2 खर्च हुआ, कुल मिला के 2 ATP नेट हमें फायदा हुआ इसका नेट। अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP बनेंगे? तो जब तक टर्म यहाँ लिखे एरोबिक रेस्पिरेशन या यूकैरियोट, क्योंकि जो NADH बना है वो प्रोकैरियोट में बेकार है। प्रोकैरियोट में NADH बन गया, बेकार है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। और जब तक हमने बताया NADH का एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कराएंगे तब तक 3 ATP में कन्वर्ट नहीं होगा। एकदम ध्यान से फिर से सुनना, पीछे करके प्रीवियस करके सुन लेना बढ़िया से। अब देखिए, तो 2 ATP बना था, तो 2 NADH भी बना है, 2 NADH को जब बैंक में भजाएंगे 6 ATP निकलेगा, एक NADH मतलब 3 ATP, तो 8 ATP कुल मिला के बन सकता है। किससे? साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस को हम एक नाम देते हैं SLP, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन,
क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी सबस्ट्रेट टूट रहा है लो एनर्जी सबस्ट्रेट में और साथ में निकल रही एनर्जी। जब भी हाई एनर्जी सबस्ट्रेट टूटता है छोटे छोटे सबस्ट्रेट में लो एनर्जी वाले में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? तो पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में ये पूरा प्रोसेस ऐसा है जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। और देखेंगे क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ओके, तो ये था आपका क्या? ग्लाइकोलाइसिस। सब ध्यान देंगे ना, पानी कहां बन रहा है, NADH कहां बन रहा है। NADH का 6 स्टेप में बन रहा है वो देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवेंथ स्टेप, 8, 9, 10। तो 10 स्टेप का ये पूरा पूरा साइकिल है। एकदम ध्यान से इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह ध्यान से। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में बना है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना है? ग्लाइकोलाइसिस में बना है बाबू आपका पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बाबू देखिए इसका फॉर्मूला है CH3, C++O, अगर यही COOH से H हटा दो तो ये COO माइनस हो जाएगा, इसी को नाम देंगे पायरुवेट। तो पायरुविक एसिड कहो या पायरुवेट कहो, बतिया एक के है बाबू। पायरुविक एसिड कहो या तो पायरुवेट कहो, बात एक ही है मित्र, एकदम बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फेट यानी नसीब क्या है इसका? इसका नसीब क्या है? इसका फ्यूचर क्या है बाबू? इसके नसीब में क्या क्या होगा? इनका क्या होगा? जनाबे अली का इनका होगा क्या? क्या होगा इनका? तो ये है फेट। ये क्या है? यही तो है, क्या होगा इनका? यही फेट है, यही है इनका फेट। क्या होगा इनका? इनका क्या होगा? यही फेट है इनका। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बाबू, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बन चुका है, एकदम फर्स्ट स्टेप था बाबू रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड बन चुका है साइटोप्लाज्म में, जो कि फर्स्ट स्टेप था रेस्पिरेशन। ठंडी लग रही है बाबू, देखिए ठंडी बहुत तगड़ी पड़ने वाली है, तो सभी लोग एकदम चाप के पढ़ाई करिए, रजाई के अंदर खाइए पीजिए सोइए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, 4 महीनों को यूटिलाइज करिए। अरे यार, तो इसे परेशान रहते हैं। चलिए, अब देखिए फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट यानी फ्यूचर, यानी कि इसका नसीब। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है इनका, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला एनारोबिक होगा, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन मिल गया तो एरोबिक होगा, जो कि एडवांस ऑर्गेनिज्म में होगा, यूकैरियोट में होगा। ठीक है, फर्मेंटेशन एकदम ध्यान से फिर से सुनिए। नसीब जो है इनका फेट 2 तरीके से, अगर ऑक्सीजन है, अगर क्या है, अगर ऑक्सीजन है तो, अगर नहीं ऑक्सीजन है तो एनारोबिक, अगर है तो एरोबिक। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां अगर हो तो माफ करना, ऐसा है नहीं, क्योंकि खुद ही बनाना पड़ता है ये सब चीजें, टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, एक वीडियो बनाने का मतलब है एक पूरा दिन खर्च होना। ठीक, तो अच्छे से देखिएगा, जिसको आता है वो भी देखेगा, और एक लाइक और एक कमेंट, शेयर मत करना चलेगा, एक लाइक एक कमेंट होना चाहिए। माँ कसम खाओ, क्या खाओ? खाओ माँ कसम, एक कमेंट तो होना ही चाहिए बाबू। ठीक है, ओके। फर्मेंटेशन, 2 तरीके का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या क्या होता है बाबू? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो, जैसे कुछ प्रोकैरियोट्स है या मसल सेल्स, इनमें देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और यहाँ पे एनर्जी बहुत कम निकलती है, चाहे कोई भी हो, एरोबिक हो, सॉरी, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक हो, दोनों में एनर्जी काफी कम बनती है। कुछ प्रोकैरियोट हैं, कुछ ईस्ट हैं, जिनमें जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगर ऑक्सीजन मिल गया, जैसे यूकैरियोट में बेसिकली जो होता रहता है नॉर्मली, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है विथ रिलीज ऑफ CO2। अगर CO2 H2O निकल गया, मतलब 6 कार्बन है, कहते हैं 6 कार्बन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए? तो तुम बताओ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए? कंप्लीट ऑक्सीडेशन 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए एक ग्लूकोज को करने में।
उसी तरह से कितने एटम चाहिए, 12 ऑक्सीजन एटम चाहिए। कितने एटम चाहिए, 12 ऑक्सीजन एटम चाहिए कंप्लीट। अगर पूछे तुमसे कि एक पायरुविक एसिड को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने में कितना चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए और 6 ऑक्सीजन। एकदम क्वेश्चन है ये सब, ध्यान देना। कंप्लीट ऑक्सीजन वर्ड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन आना चाहिए क्वेश्चन में, याद रखें। कंप्लीट ऑक्सीडेशन आना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज को मिला ऑक्सीजन, ग्लूकोज को क्या मिला, ग्लूकोज को मिला ऑक्सीजन, CO2 पूरा एकदम तोड़ दिया, H2O, और एनर्जी खूब ज्यादा। तो मोस्ट ऑफ एनर्जी मतलब कई बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है इसमें, और ये जो एनारोबिक है इसमें बहुत कम एनर्जी निकलती है। तो ये फेट हुआ इनका कि क्या होगा इनके साथ, आगे देखेंगे। फर्मेंटेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। फर्मेंटेशन को क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में हम लोग फर्मेंटेशन को देख लेते हैं, ठीक है। अरे यार, यस, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, चलिए ध्यान दीजिए, क्या है ये, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ग्लूकोज ऑक्सीजन है नहीं, एनारोबिक हो रहा है, इन दोनों को हैजार्डियस प्रोसेस कहा है, अभी बात करेंगे। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस देखा था आपने, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, जिसके पास 2 मॉलिक्यूल के 3 कार्बन होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे 3 कार्बन के। इसमें 2 एंजाइम यूज होते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अगर डीकार्बोक्सिलेज यूज हुआ है तो डीकार्बोक्सिलेज मतलब CO2 का रिमूवल, एक CO2 बनेगा। कौन बनेगा, एक बनेगा CO2। क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, CO2। और दूसरा एंजाइम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो अल्कोहल बनेगा इथेनॉल, C2H5OH बनेगा। तो जो आपके पास पायरुविक एसिड है 3 कार्बन है, एक कार्बन का CO2 बन गया और 2 कार्बन का इथेनॉल बन गया। 2 एंजाइम यूज हुए, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, ये दोनों एंजाइम यूज हुए। एक चीज और जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में, यानी कि ऊपर जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बना था वो खर्च हो जा रहा है। इसीलिए इसको हैजार्डियस प्रोसेस कहते हैं कि कोई इसकी जरूरत नहीं है, एनर्जी इवन खर्च हो जा रही है, समझिएगा। और ये जो इथेनॉल है, इस CO2 जो बॉडी में बनता, कोई काम नहीं होता किसी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो कहेगा कितना ATP बना अल्कोहल फर्मेंटेशन में, 2 ATP जो अपना ग्लाइकोलाइसिस में बना था, ठीक है। तो कहते हैं NAD प्लस का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि NAD प्लस नहीं रहेगा तो फिर से ग्लाइकोलाइसिस उनमें नहीं होगा, रीजनरेशन नहीं होगा। चलिए, अब आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, तो यहां पे जो एंजाइम रहेगा ऑर्गेनिज्म में, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, वहां पे क्या था, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, यहां पे होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। सब कुछ वही सेम है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, NAD प्लस से NADH बना, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना, NADH से NAD प्लस बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये होता है कहां पे, ईस्ट में, सॉरी, ये होता है कहां पे, अल्कोहल ईस्ट में। ये कहां होता है बाबू, ये होता है मसल के सेल में और कुछ प्रोकैरियोट्स में। तो हमारे जैसे हम मान लो खूब तेजी से दौड़ रहे हैं और मसल्स हमारे चाहिए ऑक्सीजन ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, खूब ज्यादा एनर्जी बना सके। हम खुद ज्यादा काम कर रहे हैं, कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली तो फर्मेंटेशन होने लगता है, और फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, हमें फैटिग महसूस होता है, बहुत दर्द होता है, याद आ रहा है। तो हैजार्डियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, हैजार्डियस। और ऊपर से एनर्जी नहीं दे रहा है, एनर्जी ले रहा है, जो NADH खर्च भी कर दे रहा है, तो इसे हम हैजार्डियस प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए वेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हो रहा है अच्छा अल्कोहल वाला, जो नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, जैसे जो ताड़ी वाड़ी होता है ना, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 13% से कम। ऐसा क्यों,
क्योंकि जो ईस्ट होता है, जो उसको फर्मेंटेशन, ग्लूकोज जो उसमें है उसको फर्मेंटेशन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को, तो वो कितना कर सकता है, 100% ग्लूकोज को नहीं कर सकता। जैसे ही 13% अल्कोहल उस ड्रिंक, 13% अल्कोहल का मतलब होता है कि 100 ml पानी में 13 ml अल्कोहल, 13%। तो जैसे ही 13% पहुंचेगा वो खुद मर जाएगा, उसी में पॉइजनस इतना हो जाएगा, वो उसके लिए पॉइजन का काम करेगा ईस्ट के लिए। इसीलिए कहते हैं 13% से कम, हमेशा जो नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं 13% से कम होते हैं। चलिए, reducing agent inside line है, reducing agent NADH is reoxidized into NAD plus so that further glycolysis occur। तो एक बार ये क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ था, अब ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन रीऑक्सीडाइज क्यों लिख रहा है, क्योंकि बाबू एक बार ऑक्सीडाइज होगा तो एक H+ निकलेगा, फिर ऑक्सीडाइज होगा तो एक और H+ निकलेगा, तो रीऑक्सीडाइज। अगर ये रीऑक्सीडाइज नहीं होता तो फिर से रिजनरेशन नहीं होता, फिर से प्रोसेस शुरू नहीं हो पाता, ये कह रहा है। फर्मेंटेशन में लेस देन 7% ऑफ ग्लूकोज एनर्जी इज रिलीज्ड, कह रहा है जैसे ग्लूकोज के पास मान लो 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो बस 7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि अभी 7% से भी कम अभी एनर्जी बस रिलीज हुई, पूरी 93% बाकी है। वो कैसे रिलीज होगा, वो तो एरोबिक में रिलीज होता, यहां नहीं रिलीज होगा। नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस अल्कोहल लेस देन कितना परसेंट, 13%, और इस अल्कोहल के परसेंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्टिलेशन से। क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड को हम एक कंट्री में रखेंगे, उसको गर्म करेंगे। मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल का 40 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, और पानी का है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या किया, हमने गर्म किया उसको, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जैसे 40 आएगा सारे अल्कोहल उड़ने लगेंगे। हम ऊपर एक कंडेंसर लगा दिए हैं, कंडेंसर उसको पकड़ेगा और लिक्विड में, मतलब वहां पे कंडेंस करके उसे दूसरे रेस्ट्री में लगा देंगे। तो इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन से हम परसेंटेज बढ़ा सकते हैं किसका, किसी भी अल्कोहल का। ठीक है, अब देखिए आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या आता है बाबू, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, सबसे पहले कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन देखें तो कंप्लीट कंबशन, ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, देखिए जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है पूरा, ये मैंने जो बनाया मान लो येलो कलर से, ये साइटोप्लाज्म है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है ये। तो जो साइटोप्लाज्म में बना हुआ था, क्या बना था बाबू, साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म में बना हुआ था, साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड बना है, साइटोप्लाज्म में क्या बना है, साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड बना हुआ है, इस पायरुविक एसिड को हमको फर्दर ले जाना है। फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है, एरोबिक है, ऑक्सीजन मिल गया, तो हम इसको ले जाएंगे ढो करके, कहां पे, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाएंगे, और यहां पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, CO2 निकलेगा, और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, क्रेब्स साइकिल में ले जाएंगे, और फिर आगे हम ETS कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, पायरुविक एसिड जो बना है साइटोप्लाज्म में, उसको हम ले जाएंगे कहां पे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन। तो पहले कराएंगे लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड का कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोएंजाइम में, कहलाता है लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, अभी बात करेंगे। और साथ में बाबू फिर एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। ये सब चीजें यहाँ पे होंगी मैट्रिक्स में, और जो भी इस दौरान NADH, FADH2 जो भी एनर्जी बनेगी, या फिर जो साइटोप्लाज्म में एनर्जी बनी थी NADH, इन सबको ले जाएंगे ये जो इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे ले जा करके यहाँ पे कई सारे पिगमेंट, कई सारे फोटो सिस्टम होते हैं, वहीं पे ले जा करके इनको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जितने NADH या FADH2 या जो भी होगा इंटरमीडिएट, वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो ये पढ़ने वाले हम एरोबिक रेस्पिरेशन में। 3 चीजें एकदम ध्यान, 2 स्टेप्स है, देखो ध्यान से। पहला है लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए तुमको 2 चीजों से जाना होगा, लिंक रिएक्शन से और क्रेब्स साइकिल से, और ये होगा इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होगा, मैट्रिक्स। और जो इनमें बना हुआ एनर्जी है, जो ATP नहीं बना, उसके अलावा कुछ और बन गया है, उनको हम इनर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और उनके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे,
और हम कहेंगे इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीडेशन करके NADH का या FADH2 का ऑक्सीडेशन करके हम इसको ATP बना रहे हैं, तो नाम होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन उसमें से कूद कूद के निकल रहे हैं, इसलिए नाम होगा ETS। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि किस तरह से यहाँ पे चीजें ऐसी होंगी। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक होगा हमारा लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। लिंक रिएक्शन है क्या? गेटवे रिएक्शन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें हमने बताया तीन टॉपिक होते हैं, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS। तीनों पढ़ लेते हैं तो जैसा चलिए देखो, हमने अभी तक ग्लाइकोलाइसिस किया। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड का अगर एनारोबिक था तो फर्मेंटेशन हो गया, एरोबिक था तो हमने उसको उठा के लाया वहां पे, उसको हमने उठा के लाया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें होगा सबसे पहले लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिंक रिएक्शन, इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए इलाउ से होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। ग्लाइकोलाइसिस सीधा क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता, तो ग्लाइकोलाइसिस में मतलब जो पायरुविक एसिड है ग्लाइकोलाइसिस का, वो सीधे क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता। तो जो पायरुविक एसिड है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, तब जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाता है। इसका मतलब ये है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से लिंक करने वाला कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिटाइल लिंक रिएक्शन और गेटवे रास्ता रहता है। ठीक है, देखिए pyruvate directly cannot enters in Krebs cycle, ठीक है, so it gets converted into acetyl coenzyme A, जो कि 2 कार्बन का है। This acetyl coenzyme A link glycolysis with Krebs cycle, इसीलिए कहते हैं लिंक रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है? पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का था, इसके साथ मिलता है कोएंजाइम A, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, NAD+, ये सब रिएक्टेंट्स हैं, और इसमें एंजाइम पर काम करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और एक बाबू यहाँ पे एक कोफैक्टर है Mg2+, कौन है? Mg2+। अब बनेगा क्या? 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन का CO2 निकल जाएगा, और साथ में यहाँ बनता है NADH प्लस H+, एक NADH बनेगा। तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम A बना, और एक CO2 बना, और एक NADH बना। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम भी बनेंगे, तो 2 NADH भी बनेगा। तो लिंक रिएक्शन से पूछे लिंक रिएक्शन का आउटकम क्या है, तो कह देना एसिटाइल कोएंजाइम A, CO2 और NADH प्लस H+। तो एक ग्लूकोज से पूछे तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में आएंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 CO2 और 2 NADH प्लस H+। ओके, इसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम बना ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, पहले ये पढ़ना फिर ये पढ़ना, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में देखो जब क्रेब्स, हैंस क्रेब नाम के हैंस क्रेब इन्होंने लिया था, इसलिए क्रेब्स साइकिल नाम है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले बात कहाँ होता है तो बता दिया था, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, ये है ग्लाइकोलाइसिस, ये है लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम A से मिलता है कौन? OAA। कौन मिलता है? OAA मिलता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम से कौन मिलता है? OAA। ये कैसे लिख सकते हैं? चलो देखो, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का है, OAA कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ये 2 कार्बन का है, छोड़ जाओ, ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, दोनों मिलकर के यहाँ पे O2H2O लगता है, सब H2O यहाँ पे आएगा, तीनों मिलकर के बना देंगे सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो फर्स्ट स्टेप है इसका, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन स्टेप।
यहाँ पे H2O काम करता है। H2O के प्रेजेंस में OA जो 4 कार्बन का है वो 2 कार्बन के एस्टर कोलियम के 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाता है। तो फर्स्ट जो इसके स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम पड़ गया? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप होते हैं और COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इसीलिए इसका तीसरा नाम पड़ गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बन गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और अगर उसमें 6 कार्बन है तो C6 साइकिल भी कहते हैं। 4 नाम है। इसके बाद सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। आइसोमेरेज एंजाइम यूज हुआ आइसोसिट्रेट है ना, सिट्रेट कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट। अब देखो यहां से कुछ बनना शुरू होगा। ये जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? एक कितने कार्बन का था? 6। ये कितने का है? 5। तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऐसे याद रखना है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो 5 कार्बन होता है। तो अल्फा कीटो में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन होते हैं अल्फा कीटो में, ये आपको याद रखना है। आपको ये सॉरी पता नहीं सुना रहा होगा नहीं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो जब ये सिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो आपको यहाँ पे मिलता है एक CO2 और साथ में मिलता है एक NaDH। तो याद रखेंगे जब सिट्रिक एसिड या फिर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में एक CO2 मिलता है और एक मिलता है NaDH। और जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, ये 4 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, यही नीचे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है तुम लिख लेना। ये 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, तो यहां पे भी एक CO2 निकल रहा होगा और साथ में एक NaDH बन रहा होगा। कहते हैं 2 सक्सेसिव डीकार्बोजिलेशन होता है। क्या होता है? 2 यानी सक्सेसिव डीकार्बोजिलेशन, यानी कि डीकार्बोजिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, सक्सेसिव मतलब लगातार 2 CO2 निकल गए। कितने कार्बन थे इसके पास? 2 कार्बन, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। अब बना क्या? ध्यान से देखना, दोनों ही CO2 बनकर निकल चुके हैं। यहां देखिए अल्फा कीटो कन्वर्ट किसमें हुआ? सक्सिनाइल में। किसमें कन्वर्ट हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड। अब देखिए एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसमें डॉट 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 लगाया है, इसका मतलब बीच में कुछ बनेगा, इसलिए हमने डॉट हटा दिया, सब कुछ बना दिया यहाँ पे। तो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम और यहाँ पे जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी में। जीडीपी किसमें कन्वर्ट होगा? जीडीपी में, यानी कि गुआनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सेम जैसे एडीपी कन्वर्ट होता था एटीपी में। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट एनर्जी ही है, इसको हम ईटीएस नहीं कराना पड़ेगा, इंटरमीडिएट नहीं है। अब देखिए सक्सिनिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, सक्सिनाइल जो भी 4 कार्बन का है, ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच में कहीं CO2 नहीं निकला। ये भी 4 कार्बन का है, यहाँ भी CO2 निकलेगा। ये भी 4 कार्बन का है, CO2 नहीं निकलेगा। ये भी 4 कार्बन का, CO2 नहीं निकलेगा। CO2 कब निकलता है? जब कोई सबस्ट्रेट ज्यादा कार्बन का हो और जो प्रोडक्ट है वो कम कार्बन का हो। अब देखिए सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक F से फ्यूमेरिक या फ्यूमरेट और F से बनेगा FADH2। क्या बनेगा? FADH2। और बाबू ये फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। मैलिक मतलब मलिच समझो, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। मैलिक मतलब मलिच समझो और कुछ नहीं बनेगा। और मैलिक एसिड जब कन्वर्ट होगा OAA में तो NAD फिर कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। तो कुल मिला के देखो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज जो एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम बाबू लिंक रिएक्शन में बना था और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का था, इसके साथ मिला OAA 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये दोनों मिलकर बना दिए सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का है विद हेल्प ऑफ वाटर। और बाबू ये तुरंत आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया आइसोमेरेज एंजाइम के साथ। और आइसो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है इसे बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज। क्या बोलते हैं? नोट कर लो, CITRAT, सिट्रेट सिंथेज। यानी कि सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज, CITRAT सिट्रेट, और SYNTHASE सिंथेज। सिट्रेट और सिंथेज नाम देना, सिट्रेट सिंथेज। अब देखो सिट्रिक एसिड बन गया, सिट्रिक एसिड के बाद बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो 5 कार्बन का है, सिट्रिक 6 कार्बन का है, तो बीच में एक CO2 निकलेगा और साथ में निकलेगा एक NADH। क्या निकलेगा? एक CO2 और एक NADH। अल्फा कीटो के बाद बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सॉरी हाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो कि बाबू 4 कार्बन का है, अल्फा कीटो 5 कार्बन का था, यहाँ पे भी एक CO2 निकलेगा और साथ में एक बनेगा NADH। क्या बनेगा? NADH। इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में और वहां वो भी 4 कार्बन का है तो CO2 नहीं निकलेगा, यहाँ पे बनता है GTP विद द हेल्प ऑफ GDP। GDP और PI मिलकर बनाते हैं GTP। इसके बाद बाबू सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है किसमें? फ्यूमेरिक एसिड में। F से फ्यूमेरिक बनेगा और F से FADH2 बनेगा। यहाँ पे एक FADH2, जैसे एक NADH में 3 ATP छुपा होता है वैसे ही एक FADH2 में 2 ATP छुपा होता है। ये छुपा हुआ कब दिखेगा? जब हम ETS से गुजारेंगे। इसके बाद बाबू ये जो आपका फ्यूमेरिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, तब जाके बाबू यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, तो मैलिक को याद रखना है मैलिक।
उसके बाद देखिए मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा OA में, फिर साइकिल चलती रहेगी। और यहाँ पे जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है OAA में, एक NADH और बनता है। तो कुल मिला के हम देखेंगे एक साइकिल में आपको देखिए 3 NADH बन गए, एक FADH2 बन गया और एक GTP बन गया। ध्यान देंगे एक साइकिल यानी कि एक एस्टाइल कोएंजाइम यानी कि एक पायरुविक एसिड से 3 NADH बना, एक एकदम वर्ड्स को ध्यान देना, एक FADH2 बना और एक GTP बन गया। अगर एक ग्लूकोज से बात करें तो 2 साइकिल चलानी पड़ेगी, तो 6 NADH बनते हैं क्रेब साइकिल में एक ग्लूकोज से, 2 FADH2 बनते हैं, 2 GTP बनते हैं और 2 CO2 निकलता है। अगर इन तीनों को, अगर 2 GTP की बात करें इसका मतलब ATP होता है। क्यों? क्योंकि GTP अभी टूटेगा GDP में और PI में, और इसकी एनर्जी से ADP और PI कपल करके बना देंगे ATP। कपल रिएक्शन, दो रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे GTP से ATP बन जा रहा है यहीं पे, उसके लिए कहीं पे हमको उसको ETS से गुजारने की जरूरत नहीं है। तो हमें कितना ATP मिला? 6 3 18, 2 दूनी 4, 18 4 22 और 22 2 24। तो हम कहते हैं क्रेब साइकिल से कुल मिला के हमें 24 ATP प्राप्त हो सकते हैं। अगर इसमें बने हुए, अगर कोई पूछे क्रेब साइकिल से डायरेक्ट ATP कितना बनता है, तो कह देना 2 ATP, क्योंकि GTP को हम ATP ही कह रहे हैं। बाकी अगर कोई पूछे आपसे कि जो ये सब इंटरमीडिएट है ये कब हमको ATP देंगे, तो कह देना जब ETS कराएंगे तब। तो कुल मिलाकर बात करें ओवरऑल क्रेब साइकिल से एक ग्लूकोज से 2 साइकिल और 2 साइकिल से 24 ATP। तो एक एस्टाइल कोएंजाइम से एक साइकिल, एक एस्टाइल कोएंजाइम से एक साइकिल, मतलब कि 12 ATP मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए अभी तक हमने जो देखा था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें सारे स्टेप्स क्या कहलाते थे? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप है, वो भी कौन सा? सक्सियल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। जब सक्सियल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, ये हाई एनर्जी वाला है, ये लो एनर्जी वाला है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो क्रेब साइकिल में सिर्फ एक ही ऐसा साइकिल है, एक ही ऐसा स्टेप है जो SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, ये था क्रेब साइकिल। क्या था बाबू? क्रेब साइकिल था, लिंक रिएक्शन था। अब देखिए ध्यान से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। साइटोप्लाज्म में अगर बात करें तो हमको 2 ATP मिला था और 2 NADH मिला था। अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, अगर ये ग्लाइकोलाइसिस है साइटोप्लाज्म में, आफ्टर ETS 6 ATP बना देगा, तो टोटल यहां से मिल सकते हैं हमको 8 ATP। तो हमको बिना ऑक्सीजन के 8 ATP मिल सकता है। कहां से? साइटोप्लाज्म से। बिना ऑक्सीजन नहीं कह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के 2 ATP मिलेगा, लेकिन इनको ऑक्सीजन देंगे तब 8 ATP देगा, वो भी प्रोकैरियोट में यूकैरियोट होने चाहिए। कहने का मतलब कि ये 2 ATP बना रहे हैं, 2 NADH बना रहे हैं। ये NADH को जब ETS से गुजारोगे, आफ्टर ETS, तभी 6 ATP बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लांट यूकैरियोट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो प्लांट में साइटोप्लाज्म में 8 ATP बन सकता है, 8 ATP उससे बन सकता है। अगर हम बात करें एक ग्लूकोज से, देखो ब्रैकेट में लिखा है 1 ग्लूकोज। इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 2 रिएक्शंस होंगे, लिंक रिएक्शन, क्रेब रिएक्शन, क्रेब साइकिल। लिंक रिएक्शन में 2 NADH बना था और आफ्टर ETS ये 2 NADH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 6 ATP में। क्रेब साइकिल में हम देखिए एक ग्लूकोज के लिए 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP और जो 2 GTP को हम 2 ATP भी कह रहे हैं। तो आफ्टर ETS कितना बन जाएगा? 6 3 18 ATP, 2 दूनी एक FADH2 से 2 ATP बनता है, 2 दूनी 4 ATP और 2 ATP है ही 24। तो 24 6 और 8 मिला दोगे 38 ATP बनता है एक ग्लूकोज से। एकदम ध्यान से फिर से देख लेना, जब भी दिक्कत हो यही आके खोल लेना ये वाला स्लाइड और आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो इतने 38 ATP बनते हैं। एक चीज और यहाँ पे बता दें हम आपको कि कभी कभी 36 ATP ऑप्शन में देता है। अगर 36 और 38 दे दे तो 38 को टिक मारना, अगर 38 ना रहे तो 36 को टिक मारना, क्योंकि कभी कभी मॉलिक्यूल्स को कैरी करने में कुछ ATP खुद ही खर्च हो जाते हैं। ठीक, ओके। नाउ let's move towards ETS. ध्यान दें ETS बाबू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे पास NADH है, हमारे पास FADH2। हमारे पास NADH कितना है? अरे 2 ठो, एक ग्लूकोज से देखे तो 2 ठो कहां से बना था? 2 ठो बना था वहां पे साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस में। 2 ठो कहां बना था? लिंक रिएक्शन में। 6 ठो कहां बना था? 6 ठो कहां बना था? क्रेब साइकिल में। 6 2 8 2 10 हमारे पास NADH है। ठीक है, 30 ATP हो गए यहीं से, और 2 FADH2 है क्रेब साइकिल से। कितने ATP? 34 ATP हो गए, बोले यस। और हमारे पास क्या है? इतने FADH2 है, 34 यहाँ पे हमें डायरेक्ट है, 34 हमारे इंटरमीडिएट है जो ATP में कन्वर्ट करने हैं। क्योंकि हमारे पास कुल मिला के देखा जाए तो 2 ATP डायरेक्ट मिला है क्रेब साइकिल में और 2 ATP हमें मिला था कहां से? साइटोप्लाज्म। 34 ATP निकालने के लिए हम 10 NADH को और 2 FADH2 को लेके आएंगे ETS के लिए। किसके लिए? ETS के लिए। ETS क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए समझते हैं। हम आपको ले चल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से जब बाहर से घुसोगे सबसे पहले क्या दिखेगा? आउटर मेम्ब्रेन। बीच में क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन। और उससे अंदर घुसोगे तो होगा मैट्रिक्स। तो हम बाहर से अंदर आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे 5 कॉम्प्लेक्स रखे गए हैं। एक है NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा है
दूसरा FADH2 डिहाइड्रोजन, तीसरा यहाँ क्यों लिखे बताएंगे हम, तीसरा है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। FADH2 डिहाइड्रोजन को दूसरा हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, ये है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को बोलते हैं साइटोक्रोम AA3 या फिर साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 को बोलते हैं हमारा लेजेंड जो है ATP सिंथेज। तो याद रखिए 5 कॉम्प्लेक्स हैं इनर मेम्ब्रेन पे। पहला का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरे का नाम है FADH2 डिहाइड्रोजनेज, और FADH2 डिहाइड्रोजनेज का दूसरा नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तीसरा जो है BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इसके बाद है चौथा, जिसका नाम है साइटोक्रोम AA3 या तो साइटोक्रोम या तो क्या नाम है, साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज, और लास्ट वाला लेजेंड है बाबू हमारा क्या, ATP सिंथेज। तो देखिए ध्यान से क्या होगा यहाँ पे इसको हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हमें क्या करना है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे H+ पूरा इकट्ठा करवाना है। क्या इकट्ठा करवाना है, H+ इकट्ठा करवाना है। और जब इधर H+ ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन, H+ मतलब प्रोटॉन जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा और मैट्रिक्स में कम, तो हाई से लो की तरफ भागेगा। और यहाँ पे आपको याद आ रहा है एकदम फोटोसिंथेसिस की तरह, यहाँ पे ATP सिंथेज जो है एक्टिव होकर के ATP जनरेट करवाएगा। चलो देखते हैं पूरे मामले को। सबसे पहले हम लेके आए NADH को, इसको भजाना है, चेक है। NADH ऑक्सीडाइज हुआ, इसमें से NADH से 2 H+ निकला। अभी 4 H+ क्यों दिख रहा है बताता हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है FMN के पास। FMN बोले तो मोनो, M फॉर मोनो, यानी एक। कॉम्प्लेक्स 1 में FMN है सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। FMN का फुल फॉर्म क्या है, FMN का फुल फॉर्म क्या है, मैंने यहां पे कहीं लिखा होगा, देखो, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एकदम ध्यान से, FMN। अब देखिएगा, इसके बाद जाएगा FES के पास। FES बोले तो क्या, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसके बाद जाएगा UQ यानी यूबिक्विनॉन। इसके बाद जाएगा यूबिक्विनॉल। जब UQ के पास H आ जाता है तो UQH2 हो जाता है। अब देखो यहां से जब UQH2 वापस UQ में जाएगा ना, चलो उसके बारे में बात करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन कहां आया, FMN, उसके बाद FES, उसके बाद UQ मतलब यूबिक्विनॉन, UQH2 मतलब यूबिक्विनॉल। तो यूबिक्विनॉल के पास यहीं रुक जाओ। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स 2 जो कि एक छोड़ करके है। कॉम्प्लेक्स 2 में हम FADH2 को लगाएंगे। FADH2 में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FAD में जाएगा। यहाँ पे किस में जा रहा था, FMN में। यहाँ पे किस में जाएगा, FAD। M फॉर मोनो यानी 1 याद रखना, D फॉर डाई यानी कि 2 याद रखना। सबका फुल फॉर्म वहां लिखा हुआ है। FAD के पास कहां जाएगा, FES के पास कहां जाएगा, QQ के पास। सब कुछ सेम है। यहाँ पे FMN में जब क्या कर देना, FAD करना है, FMN FES UQ UQH2, FAD FES UQ UQH2, यानी कि यहाँ पे बीच में हमेशा कौन आएगा, ऊपर के तीनों कॉम्प्लेक्स में FES यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन बीच में आएगा। एकदम रट ले बाबू। जो कॉम्प्लेक्स 1 है बाबू, उस कॉम्प्लेक्स 1 में देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन FMN के पास जाएगा, उसके बाद FES के पास जाएगा, उसके बाद UQ के पास जाएगा, फिर UQH2 के पास जाएगा। ठीक उसी तरह कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन FAD के पास जाएगा, उसके बाद FAD के पास कहां से, FES के पास जाएगा, इसके बाद UQ के पास जाएगा, उसके बाद UQH2 के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन UQH2 के पास आ गए हैं। अब दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे साइटोक्रोम B को। किसको देंगे, साइटोक्रोम B। आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1। तो बिछा दो ऐसे, BC1 बीच में हमेशा कौन आएगा, FES। तो इसका पूरा सीक्वेंस क्या होगा, साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1। इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। अब देखो दिक्कत ये हुई कि जो ये है आपका कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 एक के बाद है, तो दोनों के बीच में गैप है। इसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो है, C1 नहीं C, साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर है। वो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, देता भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके घूम भी जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेकर के थोड़ा सा सरक जाएगा। ये मोबाइल कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और लेके जाएगा कहां पे, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम AA3। तो साइटोक्रोम AA3 को बिछा दो। साइटोक्रोम AA3 बिछा दिया, लेकिन वो बाबू इतने ज्यादा नाजुक है साइटोक्रोम AA3, उनको दो बड़े बड़े दीवार की जरूरत पड़ेगी। और वो दीवार कौन है, कॉपर की बनाए जाएंगे, कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B। तो साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के अगल बगल कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B को बिछा दो। ठीक, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया, साइटोक्रोम B के बाद FES, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A3। देखो हमको याद है, तुमको भी याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो अब फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा,
ऑक्सीजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन को कहते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा जो कि मैट्रिक्स में है, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं, इसीलिए हम ऑक्सीजन को बोलते हैं फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर और बना देगा पानी। तो वाटर का बनना इज द लास्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लास्ट स्टेप है वाटर का बनना, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना। तो ये टर्मिनल प्रोसेस है। तो ऑक्सीजन का यूज कहीं नहीं हुआ था, टर्मिनल प्रोसेस में हुआ है। अब देखिए यहां पे दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन इसकी वजह से आए थे और NADH की वजह से दो प्रोटॉन आए थे। और जब ये UqS2 वापस में कन्वर्ट होता है UQ में, तो 2 H+ और चले जाते हैं। कहां पे? यहाँ पे 4 H+ हो गए। कितने हो गए? 4 H+ हो गए। अब देखो ध्यान से, FADH2 की वजह से भी यही होगा, 2 H+ आएंगे, फिर UqS2 कन्वर्ट होगा UQ में, फिर 2 H+ 4 H+ आ जाएंगे। यहाँ पे जब वाटर को ये उठाता है 2 H+ यहाँ से आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दिखाया गया है ऐसा। इसमें कई सारे झोल भी हैं, कई सारी कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन आपको ऐसे रखना पड़ेगा कि 10 H+ आते हैं। कितने? 10 H+ आते हैं। किसके लिए? एक NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और वो एक FADH2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए 10 H+ जो है इकट्ठा हो रहे हैं। अब इतने ज्यादा H+ यहाँ इकट्ठा हो गए और वो यहाँ पे मैट्रिक्स में कम हो गए। तो अब आता है पांचवा कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है ATP सिंथेज। इसके दो कंपोनेंट है, F0 जो अंदर की तरफ है, F1 जो बाहर की तरफ है। F1 किधर है? इनर मेम्ब्रेन में ही है, लेकिन मुंह किधर है? मैट्रिक्स की तरफ। F0 एकदम घुसा हुआ है किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। F0 क्या करता है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, यानी कि F0 रास्ता प्रोवाइड करता है किसके लिए? H+ के लिए, कि हे H+ तुम जाओ और एनर्जी बनाओ, हे H+ तुम जाओ और एनर्जी बनाओ। और हम यहाँ पे देखेंगे हम कि जब 4 H+, पहले 2 H+ दिया था, एनसीईआरटी ने चेंज किया है, डायग्राम को भी चेंज किया है और बाबू आपके थ्योरी को भी चेंज किया है। तो अब नीट में टिक करेंगे 4 H+। अगर 4 H+ यहां से मूव करेगा, जब मूव करेगा तो F1 में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होगा, यानी कि हमको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव होते हैं। F1 भी पूरा का पूरा जो आपका F0 F1 यानी कि ATP सिंथेज है जो एकदम इनएक्टिव है, उसको एक्टिव कैसे करेंगे? जब 4 H+ मूव करेगा तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स निकलेगा। प्रोटॉन मोटिव फोर्स से एक बाबू जबरदस्त एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी की वजह से जो PMF कहते हैं, उस एनर्जी की वजह से ये जो कुछ पोजिशनल, यानी कि कुछ हम कहें इसको क्या कुछ, हाँ मतलब उसका जो पोजीशन है, F1 का जो पोजीशन है वो कुछ चेंज होगा, ठीक है ना, उसमें कुछ रोटेशन होगा और वो पूरे एंजाइम को एक्टिव कर देगा। और नाम ही है ATP सिंथेज। तो ADP और PI मिलके ATP बना देंगे। क्या बना देंगे? ATP बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा कि वो जब 4 H+ जाता है तो एक ATP बनता है, 4 H+ जाता है तो एक ATP बनता है। तो प्रैक्टिकली देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा कि एक NADH से 3 ATP बनती थी, एक FADH2 से 2 ATP बनती थी। एक NADH से 3 ATP बनती थी और एक FADH2 से 2 ATP बनती थी। जो पहले कहते थे ना कि यहीं पे समझेंगे, समझ लिया हमने कि किस तरह से NADH को और FADH2 को जब हम ATS से गुजार रहे हैं तो ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है। ध्यान देंगे। तो ये मैट्रिक्स है बाबू, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के नाम याद करने हैं, इसके फुल फॉर्म याद रख लेना। और वो याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है और वो मैट्रिक्स एकदम अंदर की तरफ है, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, एकदम याद रखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने फुल फॉर्म लिखे हैं। क्वेश्चन बनेगा सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है साइटोक्रोम का सिर्फ। साइटोक्रोम क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम कहा जाता है, बड़े स्टेबल होते हैं ये सब। हाइड्रोजन इज द फाइनल एक्सेप्टर। फिर से पढ़ लेना जाके पीछे, ठीक है, किस तरह जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इतने बात है। इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि NADH से H+ हटा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का हम पूरा ऑक्सीडेशन करके उससे ATP बनाई, तो ऑक्सीडेटिव, और ATP बनाया फॉस्फोरिलेशन। अब देखिए इसके बाद जो भी चीजें थ्योरेटिकली हैं, मैं हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी से, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद एनसीईआरटी देख लेते हैं, लास्ट वाले पार्ट। देखिए ध्यान से, माई सेल्फ डॉक्टर सोचा AD सर, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग ऑनलाइन। सारे वन शॉट हैं, जो भी चाहिए फिर से बना दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तब धुरंधर देखे कि नहीं? देखना भी मत, दोबारा देखना पड़ जाएगा, फैन जाओगे। चलो ये देख लीजिए पूरा NCERT। सक्सिनेट फ्यूमेरेट यानी FADH2 की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है? FADH2 की बात कर रहा है। चलिए यहाँ देखिए ये डायग्राम, ध्यान दें। पहले 2 H+ कहा था, अब 4 H+। यहाँ भी 4 H+ कह रहा है। देखिए 4 H+ याद रखेंगे। तो ये है आपका आउटर साइड, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे F0 घुसा हुआ है, ये भी इनर मेम्ब्रेन में ही है, लेकिन मुंह किधर है? इसका मुंह किधर है बाबू? मैट्रिक्स की तरफ। ATP बन रहा है ADP और PI से, ठीक। अब देखिए यहाँ ध्यान से, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल
oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise. These calculation can be made only on certain assumptions. ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे। कह रहा है कि 38 एटीपी कैलकुलेट करना बस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल है ओनली। क्यों? ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि हम कैलकुलेट तभी कर सकते हैं अगर ये एजम्पशंस बना ले। तो क्या एजम्पशंस बनानी है? पहला, there is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and with glycolysis TCA and ETS pathway, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो बताया मैंने आपको, ETS पाथवे। कह रहा है कि 38 मॉलिक्यूल तभी बन पाएगा। क्या कह रहा है? ध्यान सुनो, ऐसे कर दे तभी बैकग्राउंड बढ़िया आएगा। हाँ, कह रहा है कि 38 एटीपी कैलकुलेट करना है तभी हो पाएगा जब ग्लाइकोलिसिस के तुरंत बाद क्या हो जाए? लिंक रिएक्शन। उसके तुरंत बाद क्या हो जाए? क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन को एक साथ हो क्रेब्स साइकिल कह देता, पागल है थोड़ा, कहीं टीसी साइकिल कह दे रहा है, लेकिन आप समझ जाओ लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, उसके बाद ईटीएस, तब जाके 38 एटीपी बन पाएंगे। पहला ये हो गया जंक्शन। दूसरा, the NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। कह रहा है कि NADH सिंथेसाइज जो हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, उसको हम ट्रांसफर कर दे माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से, ताकि उसका ETS हो सके, तब जाके ये बन पाएगा। None of the intermediate in the pathway are utilized। पता चले कि ATP बन रहा है तो खर्च हो गया, NADH बना खर्च हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आया ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव। ये सारे कैलकुलेशन इसलिए किए गए हैं कि एक ग्लूकोज ही करना है, किसी फैट को नहीं, क्योंकि हमको पता है फैट भी करता है, हमें पता है कि फैटी एसिड भी करता है, लिपिड भी करता है, हमें पता है प्रोटीन भी करता है ऑक्सीडाइज, लेकिन ये तभी कैलकुलेशन हो पाएगा जब ग्लूकोज करेंगे। बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। All pathway work simultaneously and do not take place one after another। कह रहा है इसीलिए ये assumptions possible नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप एक के बाद एक हो रहे हैं, सब एक साथ होते हैं। ठीक है। Substrate enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary। कह रहा है कि जब जरूरी होगा, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही मान लो कि NADH बना या पायरुविक एसिड बना, तो मान लो जरूरी होगी बॉडी को, हमको फैट चाहिए, तो वो पायरुविक एसिड फैट बना लेगा। क्या बना लेगा? फैट। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दो, कह रहा है कि one substrate enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary। जैसे जरूरत होगा उसको निकाल लिया जाएगा। ATP is utilized as and when needed। ATP की जब जरूरत होगी तब हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो 38 कहां बनेगा? तो हम 38 गिने नहीं पाएंगे। कैलकुलेशन की बात कर रहा है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मींस। It is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इस नेचर की ब्यूटी को समझने के लिए ये हम करते हैं कि कितनी एटीपी बना रहा है ग्लूकोज, बना रहा है एटीपी। ठीक है, ओके। हेंस देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 एटीपी। एकदम ध्यान रखेंगे, 38 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या? ग्लूकोज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग, यानी कि एनारोबिक को और एरोबिक कंपेयर करें तो फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ग्लूकोज टूटता है, 7% एनर्जी निकलती है। वेयरएज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कंप्लीटली डिग्रेडेड टू CO2, इट इज कंप्लीटली डिग्रेडेड टू CO2 एंड H2O। जबकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, तब CO2 और H2O बन जाता है। फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल 38 एटीपी बनता है। ये लास्ट स्टेप को 3-4 स्टार डाल लेना। NADH is oxidized to NAD+ rather slowly in fermentation, however the reaction is very vigorous। कह रहा है कि जो NADH कन्वर्ट हो रहा है NAD+ में, वो एरोबिक में भी हो रहा है। एरोबिक में कहां हो रहा है? बताओ। एरोबिक में कहां हो रहा है? ETS में। तो जो NADH NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है, एरोबिक में बहुत तेजी से, विगरसली, खूब ज्यादा एनर्जी दे रहा है, लेकिन बाबू एनारोबिक में बहुत स्लोली हो रहा है। अब देखो एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे, ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ऑल कार्बोहाइड्रेट, सबसे ग्लूकोज सबसे फेवरेट ग्लूकोज होता है, सबका फेवर्ड होता है, उसी को सब बॉडी के सेल्स ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। कह रहा है जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तब उसका ऑक्सीडेशन होता है। Other substrate can also be respired as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step। कह रहा है और भी सबस्ट्रेट, प्रोटीन, फैट भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, लेकिन वो तुरंत मेटाबॉलिक पाथवे में नहीं उतरेंगे, उनको छोटे छोटे पार्ट में टूटना पड़ेगा। ठीक है, सी फिगर 12.6 to see the points of entry of different substrates in the respiratory pathway। तो इसमें कह रहा है, फिगर देखिए, ध्यान से देखिएगा,
अगर फैट को टूटना है, फैट को अगर जाना है क्रेब्स साइकिल में, तो इसको पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना होगा। फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ग्लिसरॉल को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होकर के फिर उसके बाद जो है पागल में कन्वर्ट होकर के पायरुविक एसिड में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम। देख रहे हैं ना, कह रहा है ग्लूकोज तो डायरेक्ट आ जाएगा, ग्लूकोज तो डायरेक्ट पायरुविक एसिड बना देगा, लेकिन फैट डायरेक्ट पायरुविक एसिड नहीं बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनाएगा। फैट पहले कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में, समझ रहे हैं। प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो वही कह रहा है कि अगर ग्लूकोज के अलावा किसी और को ऑक्सीडाइज करना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना पड़ेगा, ठीक है। फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, कह रहा है फैट को ब्रोकन डाउन टूटना पड़ेगा ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। If fatty acid were to be spared, they would first be degraded. अगर फैटी एसिड को टूटना है तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में टूटना पड़ेगा, तब पाथवे में इंटर करेगा। ग्लिसरॉल को अगर इंटर करना है तो पहले पागल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। प्रोटीन को अगर इंटर करना है तो प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा उसको अमीनो एसिड में तोड़ेंगे, जिसको हम उसके बाद डीअमीनेशन मतलब कि अमीनो एसिड का रिमूवल डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द। तो कहने का मतलब यह है कि कोई कुछ भी हो, अगर क्रेब्स साइकिल में जाना है तो पायरुवेट के बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनाना ही है, टूटना पड़ेगा। Since respiration involve breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process. तो इसमें मैक्सिमम टूट रहा है तो ट्रेडिशनल, पहले जो क्लासिकल था हम लोग का कि रेस्पिरेशन का मतलब कैटाबोलिक होता है, कैटाबोलिक मतलब कोई बड़ा चीज छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है, एंड रेस्पिरेटरी पाथवे इसको हम कैटाबोलिक कहते थे। लेकिन ये समझना जरूरी है, we have discussed above at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to drive energy. What is important to recognize is that it is these very compound that would be withdrawn from respiratory pathway for the synthesis of सेड सबस्ट्रेट। कह रहा है कि मान लेते हैं कि हम कह दें कि ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, गलत होगा। क्यों? क्योंकि बाबू हम देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना दिया, हमने फैट से हमने ग्लिसरॉल बना दिया, फैटी एसिड बना दिया, हमने प्रोटीन से अमीनो एसिड बना दिया। तो ये सब जो है बाबू, ये सब जरूरत पड़ने पे वापस से पायरुविक एसिड मिलकर अमीनो एसिड बना सकता है, ये सब मिलकर फैट बना सकता है बॉडी की जरूरत के हिसाब से। तब तो ये उल्टा वाला एनाबॉलिक हो गया। इसीलिए हम कहते हैं रेस्पिरेशन हमेशा कैटाबॉलिक नहीं होता है, एनाबॉलिक भी होता है, तो हम इसे एम्फीबॉलिक कह देते हैं। देखो ध्यान से, hence fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate, but when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it। कह रहा है कि हमको पता है कि फैटी एसिड जो है, जो फैट है वो फैटी एसिड में टूटेगा, फैटी एसिड को एसिड कोएंजाइम में टूटेगा, लेकिन जब हमें फिर से फैट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर से फैटी एसिड बनाएगा और फैटी एसिड फिर से जुड़ के फैट बना देगा। तो वही कह रहा है, सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड synthesis of protein to respiratory intermediates from form the link, breaking down process within the living organism is catabolism। तो breaking down को catabolism कहते हैं और synthesis को anabolism कहते हैं, because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism. It would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolik pathway rather than as a क्या कैटाबोलिक वन। तो हम इसे एम्फीबोलिक कहते हैं। एक पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से। रेस्पिरेटरी कोसेंट किसी भी हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लगता है और CO2 निकलता है। ध्यान दीजिए, ये जो रेशियो है कि कितना CO2 निकल रहा है अपॉन कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, इस रेशियो को बोलते हैं आरक्यू या रेस्पिरेटरी कोसेंट। एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो कह रहा है यहाँ पे कि जो मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं कंप्लीटली जल जाते हैं। कंप्लीटली का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए जो आरक्यू वैल्यू है, आरक्यू वैल्यू मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, यही होता है, ये होता है। तो हम कहें कार्बोहाइड्रेट के लिए, पहले याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, ठीक है। प्रोटीन के लिए 0.9 होता है, फैट के लिए 0.7 होता है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1 होता है। क्या होता है, मोर देन 1 होता है। चलो एक प्रूफ कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। मान लो C6H12O O6 ग्लूकोज है, प्लस 6 ऑक्सीजन गिव्स 6H2O प्लस 6CO2। तो यहां पे हम आरक्यू वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा, 6CO2 अपॉन 6O2, है ना। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो आरक्यू है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट
कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो वो पूरी तरह कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और उसका आर की वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 0.9 आएगा, फैट का 0.7 आएगा, ऑर्गेनिक एसिड मैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, इस सबका 1 से ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए एक ट्रिपल माइटिन दिया हुआ है, कौन दिया है बाबू? ट्रिपल माइटिन का देख लेते हैं, किताब में दिया है, आराम से देख लीजिए। अगर हम देखें ट्रिपल माइटिन जो कि एक फैट है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल यहाँ पे देखो ग्लूकोज का दिया हुआ है, ट्रिपल माइटिन का C51 H98O6 प्लस 145 लगा, 102 CO2 लगा। इसको जब देखेंगे तो 0.7 आएगा, तो यानी कि कह देंगे फैट है। ठीक है, what is important to recognize is that in living organism respiratory substrate are often more than one। ठीक है, हाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज के अलावा भी कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आज का ज्ञान यही है, ध्यान समझिएगा, आज का ज्ञान यह है बाबू, आज का ज्ञान यह है कि क्यों प्योर रेस्पिरेटरी, ध्यान समझेंगे, जो प्योर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जैसे प्रोटीन या फैट, ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो सकते। तो सीधा मतलब इसका यह है कि ये लोग को टूटना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था बाबू, एकदम मुश्किल से 1 घंटा सवा घंटा लगा होगा, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम मस्त, एक एक चीज कुछ भूला नहीं है इसमें। और अगर आप इस पे कमेंट नहीं करते हैं तो पाप लगेगा, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा, 100 लाइक हो जाना चाहिए कम से कम आज रात में, 100 लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके बाद जो भी चैप्टर आप चाहते हैं वन शॉट इस तरह से एकदम कंप्लीट विद एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए कि वो चाहिए। ठीक है ना, मिलते हैं, थैंक यू।